नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की तरफ से सबको मोहब्बत भरा सलाम। प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ नाज़रीन, नासिर मदनी एक नाम पाकिस्तान में सबको पता है। अच्छा, मैं इसका एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूँ, ऑडियो, उस पर आज बात करेंगे। पहले ये सुनते हैं। इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस चिड़ियोट में 90 में, इधर चिनाब नगर और इधर मुस्लिम कॉलोनी। मैं अच्छा, ये थोड़ा सा ही आपको बताना चाहता था। मैं पहले जो दूसरा हिस्सा उस पर मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। इधर चिनाब नगर, इधर मुस्लिम कॉलोनी। मैंने कहा थोड़ा सा आजकल कुछ रबुआ के प्रोग्राम चल रहे हैं, कल भी मैंने किया था, तो एक चीज ये मदनी साहब आपके इल्म में लाने की जरूरत है। और दूसरे उलमा भी जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए वहां जाते हैं और वहां पे जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस तरह ये भी कर रहे थे। तो ये जनाब फरमा रहे हैं कि इधर चिनाब नगर, इधर मुस्लिम कॉलोनी। अच्छा, जो लोग रबुआ से तल्लक रखते हैं, पुराने जो पहले रबुआ में रहते थे या जो चिड़ियोट में भी रहते हैं, इन सबको पता है कि जो मुस्लिम कॉलोनी है वो रबुआ का एक हिस्सा है। मैं इसलिए आज इस पे बात करना चाह रहा था कि आपके इल्म में होगा कि दरिया जो है वहां से रबुआ शुरू होता है और फैक्ट्री एरिया तक जाता है रबुआ। बाद में नई आबादियां नजर आती हैं आपको, नसीराबाद, तेराबाद और कैक्शा, फिर वो दूसरे जो इलाके आपको नजर आते हैं वो रबुआ में शामिल नहीं है, मगर गिना रबुआ ही जाता है क्योंकि पास के एरिया है। मगर आज बात करेंगे हम जरा मुस्लिम कॉलोनी की, क्योंकि मैं रबुआ पैदा हुआ, मैंने कई दफा आपको बताया। तो हम वहां पे दरिया पे भी जाते थे और हमें पता है कि ये मुस्लिम कॉलोनी जो है ये हमारे सामने आबाद हुई। मेरे कोई दोस्त भी वहां रहते थे, वो उनको भी मैं मिलता था। वो अहमदी नहीं थे लेकिन अच्छी फैमिली थी। अच्छा, ये मुस्लिम कॉलोनी के बारे में जो मैंने वहां पे देखा कि ये एक कब्जा किया गया रबुआ की जमीन पर, और इसमें ना तो कोई मजहब की बात करेंगे कि कब्जा करके क्या वहां पे आप इबादत कर सकते। जिस तरह मदनी साहब ने कहा कि मुस्लिम कॉलोनी, इधर मुस्लिम कॉलोनी भी चिनाब नगर, जिसको आप अब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने नाम दिया हुआ है, वो रबुआ का ही हिस्सा है और रबुआ ही गिना जाता है। और ये बड़े तरीके के साथ वहां पे कब्जा किया गया। हमारे कुछ अजीज भी थे, उनका घर भी वहां पे था और वो बेचारे वहां बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजारते थे। फिर वो छोड़ के आ गए, पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं अब कभी कि बेच दिया या क्या किया, क्योंकि वहां पे इन लोगों ने जो कह रहे कि मैं खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस थी, तकरीर करके आया हूं, वो पुराना प्रोग्राम है, मुझे नहीं पता। तो ये फिर इन्होंने वहां पे अपने प्रोग्राम शुरू किए और लोगों ने वहां पे जो इनके साथी थे, इनके जो मेल जोल वाले थे, उनको इन्होंने वो जमीनें भी दी लोगों के। वो जमीनें असल में अहमदियों की थी, मैं आपको बता रहा हूं। और वहां पे कब्जा किया गया, कब्जा करके बकायदा एक प्लान किया गया और उसके तहत जनाब वहां पे आबाद किया गया उन लोगों को जो अहमदी नहीं थे। दारो नसर से थोड़ा सा आगे चले जाएं आप, तो मेरा हर वहां से ये शुरू हो जाता है किस्सा जो है। आखिरी जो दारो नसर पे जहां खत्म होता है मोहल्ला, वहां से मेरा ख्याल है कि मुस्लिम कॉलोनी शुरू हो जाती है। और मुझे भी बड़ी देर हो गई, मुझे थोड़ा बहुत याद है। एक तरफ खत्म नबूवत, एक तरफ इन लोगों को पता ही नहीं कि जब आप कोई चीज भी नजायज कब्जा करते हैं और उस पर आप जबरदस्ती आगे बैठ जाते हैं, तो वहां आके कोई दीन की बातें मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी की समझ में आए तो मुझे भी बताएं कि आप सोच सकते हैं कि इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि इस तरह कब्जे किए हों किसी और मालिक की जमीन पर, मेरे इल्म में नहीं है, और वहां पे मस्जिदें बना दी जाएं और फिर जो वहां पे काम होते हैं कि खत्म नबूवत का जुलूस निकलेगा, रबुआ से गुजरेगा और बड़े बड़े उलमा वहां आते हैं जो इनकी नजर में है। पिछले दिनों भी एक मौलवी साहब कह रहे थे कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं यहाँ पे आया हूं और मुझे दूसरी दफा मौका मिला है कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का। नाज़रीन, बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यही चीज जो मुस्लिम कॉलोनी जिसको ये कहते हैं, ये यूरोप में कहीं पे ऐसे हालात होते तो 1 इंच कब्जा भी नहीं कर सकता था कोई। किसकी जमीन है, जिसकी जमीन है उसकी जमीन है, उसी को मिलेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर गवर्नमेंट वो खरीदना चाहती है उसके पैसे देती है, वो भी दूसरी पार्टी अगर राजी हो, और गवर्नमेंट उस सूरत में वो चीज वो जमीन खरीदती है जहां पे उनको पता होता है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, कोई सड़क गुजारनी है, कोई अंडरग्राउंड का मसला बन गया है, कोई और बड़ा, अदरवाइज वो जमीन नहीं खरीदते, क्योंकि उनको वहां पे जो पाकिस्तान का सिलसिला है कि ये जमीन पे कब्जा करके फिर वहां पे एक बकायदा तौर पे ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं, वहां से ऐसी तकरीरें की जाती है जिसमें ऐसे ही होता है कि कोई फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जाती है। और ये अफसोसनाक वाकयात है। सिर्फ ये रबुआ की जमीन की बात नहीं मैं कर रहा, और जगह पे भी मैंने देखा है कि वहां पे इस तरह कब्जे किए जाते हैं और फिर जो कब्जा ग्रुप होता है उसमें से एक जो प्लाट होता है वो मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए और लोग बिल्कुल खामोश हो जाते कि यार इसने तो मस्जिद के लिए जगह दी। तो ये जनाब इस्लाम की हो रही है खिदमत, ठीक है। और वहां पे बकायदा तौर पर मदरसे भी अब तो बना हुआ है मेरा ख्याल है, और बकायदा तौर पर वो लोग जो वहां तलीम हासिल करते हैं उनको मजहब की तालीम कम दी जाती है और अहमदियों के खिलाफ नफरत की तालीम ज्यादा दी जाती है। ये मेरे इल्म में है ये बात है, मैं वैसे ही हवा में नहीं छोड़ रहा, क्योंकि जब भी हम वहां पे रहते थे फिर वहां जाते थे तो जो लोग वहां मिलते थे उनको सलाम भी कहते थे तो वो नहीं जवाब देते थे। फिर दीवारों पे भी लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे साफ पता चलता है कि ये एक नफरत का माहौल जो है उसे कायम करने की कोशिश की जा रही है। और जो रबुआ के लोग हैं सिर्फ उनको परेशान करने के लिए ये काम किया गया है। इसमें किन लोगों का हाथ है, क्योंकि साथ है चिन्योट शहर है, वहां आपको पता है मौलाना मंजूर चिन्योटी के बहुत से लोग जो है वो उसके हवारी उसको उनको कह लेते हैं, और उनके बेटे ने भी गैर कानूनी तौर पर मेरे हाथ काफी कब्जा किया था जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने उनसे आजाद करवाया। ये जो दीन के ठेकेदार बनते हैं इनको आज तक ये इल्म नहीं कि किसी नेक काम के लिए आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, मगर नेक काम करने का मकसद कोई नहीं होता इनका। जो बंदा भी नेक काम के लिए कोई काम शुरू करता है वो सबसे पहले ऐसे जो ऐसी जगह है उस पर कब्जा नहीं करता, वो खरीदता है बकायदा तौर पर। अगर मालकान इजाजत दें तो फिर वो सौदा तय होता है, वरना वो भी नहीं होता। जबरदस्ती के कब्जे से, जबरदस्ती की इबादत से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फायदा होता हो। अगर फायदा होता तो इन लोगों की इस्लाह हो जाती, इन लोगों को समझ आ जाती, इन लोगों को अकल आ जाती, और ये बजाय इसके कि जमाती अहमदिया के लोगों की मुखालफत करते, ये इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते, इस्लाम की खिदमत करते और लोगों को बताते कि हकीकी इस्लाम क्या है। सवाल आज मैं ये आप सब पे छोड़ के जा रहा हूं, अभी प्रोग्राम चल रहा है, कुछ सियासी सूरत हाल पे बात करनी है
کہ جتنے لوگ مسلم کالونی میں رہتے ہیں یا مسلم کالونی میں وہاں جاتے ہیں اپنی وہ کانفرنس میں، کیا انہوں نے کبھی پوچھا کہ یہ مسلم کالونی کیسے بنی، یہ مسلم کالونی کتنے کی آپ نے خریدی، کتنے پیسے دیے، کس طرح حاصل کی، اور آپ نے یہاں پہ جو پروگرام بنائے ہوئے ہیں، پروگرام آپ کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ جتنے بھی غیر جماعت دوست ہیں، یہ میرا پروگرام مدنی صاحب بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مدنی صاحب آپ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ آپ کو تو پتا ہے ختم نبوت کے آپ مجاہد ہیں، رات دن آپ، اور بڑا نام ہے آپ کا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج کل جتنی گالی آپ کو پڑ رہی ہے دوسرے ماں کو پڑ رہی، مگر آج کل آپ اوپر ہیں سب سے نا، میں نے ریسرچ کی ہے، دیکھا میں نے، وہ کوئی احمدی کوئی نہیں آپ کو گالی نکالے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کی یہ تربیت ہے، آپ کے لوگ ہی جو گالیاں نکال رہے آپ کو، اور آگے بتا رہے کہ ان کا کردار کیا ہے، یہ کس طرح یہاں پہ لوگوں کو اپنی تقریروں میں بتاتے ہیں، اور اسلام کی بات کم ہوتی ہے، ٹک ٹاک زیادہ چل رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ واردات ہے۔ تو میرا خیال اس پہ آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے باقاعدہ طور پہ، جو پاکستان میں کوئی چند آپ کی نظر میں، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے، بہت ہی شریف اور بڑے نیک لوگ ہیں، ان کو مقرر کر کے ذرا پتا کریں کہ اس طرح جگہ حاصل کرنے سے آپ عبادت اس پہ کر سکتے ہیں، قبضہ کر کے مسجدیں بنا سکتے ہیں، اور اپنے ضمیر سے پھر پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ یہ پروگرام اس لیے آج میں نے کر رہا ہوں روزانہ ربوہ کے چادرے کے، ربوہ کو 73 سال ہو گئے، 73، تو میں نے کہا کچھ ربوہ کی باتیں کریں۔ کچھ لوگوں نے بھی ہمیں کہا کہ ربوہ کی متعلق بتایا جائے، ربوہ کے حالات کے مطابق، حالات پر کہ پہلے کیا حالات تھے، اب کیا حالات تھے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں خواجہ عبد المومن صاحب بھی پروگرام کر رہے ہیں، اور بھی دوست کر رہے ہیں، تو ایک بریک لیتے ہیں، پروگرام جاری ہے آج مبارک کے ساتھ، کچھ سیاسی صورتحال پہ بات کرنی، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا، ایک تو گوجرا میں 12 سالہ بچی تھی، اس کو ایک گھر میں لے گئے، 4 لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اب جناب مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں زیادتی کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس ایسے جو مجرم ہیں ان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہتی ہے، اور سزائیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں ایک اور پرابلم بنی ہوئی ہے وہ ہے ویکسین۔ اچھا، ساری دنیا ویکسین لگوا رہی ہے، اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے نہیں لگوانی، تو اس پہ اب مقدمات درج شروع ہو گئے، اور لوگوں کو سڑکوں پہ روک کے بھی وہ پوچھا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا سزا ہے یہ بھی آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گی، مگر آج میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں یورپ میں جس بندے نے بھی ویکسین نہیں لگوائی اس کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں، سفر میں مشکلات ہے، کام پہ مشکلات ہے، یہ پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ اور جو لوگ بھی ہیں وہ جتنی جلدی ہے ویکسین لگوا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر یہاں انگلینڈ میں بھی NHS والے جو ہیں انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ ہر جگہ پہ یہ انتظام کیے، مگر یہ پاکستان میں ابھی تک لوگ بہت پیچھے ہیں، اور 4 اکتوبر سے انگلینڈ کوشش کر رہا ہے کہ بالکل فری کر دیا جائے۔ کوئی آپ کو جب بھی جیسے جرمنی سے لوگ آتے تھے تو ایک کٹ بک کرواتے تھے، اور وہ بھی میرے خیال میں تو مختلف طریقوں سے کوئی مہنگی بیچ رہا تھا، کوئی سستی بیچ رہا تھا۔ اور جب میں انگلینڈ آیا، اب تو 6-7-8 ماہ ہو گئے، 210 پاؤنڈ کی میں نے بھی لی تھی، پھر اب سنا 40-50 پاؤنڈ میں مل جاتی ہے۔ یہ ختم کر رہے ہیں کرونا ٹیسٹ وہاں سے جو آپ کو جرمنی سے کروا کے یہاں آنا پڑتا تھا، وہ بھی
करवाने की जरूरत नहीं होगी। और काफी तब्दीली यहाँ पे आ रही है, इंग्लैंड में भी, इसी तरह जर्मनी में भी आ रही है। और जितने भी ममालिक है तरक्की याफ्ता, वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस जो अपना नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाए। जो प्लेन थे बंद पड़े हुए थे, 1 नवंबर से इसी जेट दोबारा जर्मनी और दूसरे ममालिक के लिए अपनी जो सर्विस है वो दोबारा शुरू कर रही है और उन्होंने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। एक चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो जैसे ही इन्होंने ये इसमें से रेड लिस्ट से निकाला है तो टिकटों की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। 800, 900, 1000 की टिकट कर दी गई है कि अवाम या पब्लिक या लोग एक तरह से बचे हैं तो दूसरी तरह से पकड़ लो। तो बकायदा तौर पे उनको पता है कि आप लोगों के जेहन में एक चीज आपको बताओ कि वो मौत दिखाकर बीमारी पर राजी कर लेना, कि लोगों को 2500 पाउंड नजर आ रहे थे, 2300 पाउंड नजर आ रहे हैं, अब वो सोचते चलो 300-400 ही ज्यादा है ना। तो जो भी ये सिस्टम चल रहा है लोगों के दिमाग को कैच करने के लिए बकायदा तौर पर जो लोग काम करते हैं उनको पता होता है कि नफ्सियाती तौर पर किस तरह लोगों को अपने सिस्टम में लाना है, किस तरह इनसे पैसे बनाने हैं, किस तरह इनसे डील करना है, किस तरह लूटमार करनी है, सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा जनाब अभी तक जो पाकिस्तान में महंगाई की बताई जा रही है, बातचीत हो रही है, वो काफी लोग परेशान है। और मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा काफी मसला बना हुआ है। मगर इंग्लैंड में कल मुझे ये पता चला है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर है वो बहुत शॉर्ट हो गए। ट्रक ड्राइवर के लिए अगर आप यहाँ पे कोई काम करना चाहें या बस ड्राइवर, तो बड़ा इस वक्त मौका है इंग्लैंड में, क्योंकि इनके पास अब हुआ ये है कि जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे पेट्रोल नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इनके पास ड्राइवर ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन से अलहदा जब से हुए हैं बेशुमार लोग जो थे वो यूरोप के आए हुए वापस चले गए। कुछ इन्होंने खुद शायद कोई ऐसे कवानीन थे, कुछ वो खुद यहाँ देखते हैं कि घरों के किराए बहुत ज्यादा है, 1400, 1500, 2000, 1800 किराए है, तो उन्होंने सोचा कि अपने ममालिक में चले जाते हैं। मगर हमारी इतला के मुताबिक जर्मनी और फ्रांस में उन लोगों का जोर ज्यादा पड़ गया और ये आर्जी तौर पर अभी तक गवर्नमेंट जो है वो इंग्लैंड की वो ऐसे इंतजाम करने में नाकाम रही है और कोशिश कर रही, देखते हैं अब क्या बनता है। फिर आने वाले दिनों में अगर ये कंट्रोल ना कर सके तो और भी मसाइल पैदा हो सकते। अब जब ये यूरोप से गई है तो मैंने उससे पहले एक प्रोग्राम किया था कि इनके तकरीबन 5 साल काफी मुश्किल होंगे। 10 साल बाद ये मुल्क जो है दोबारा एक अमीर मुल्क बन के उभरेगा और ये 5-10 साल जो है कभी कोई चीज शॉर्ट हो जाएगी, कभी कोई चीज शॉर्ट, क्योंकि ये दूसरे ममालिक से लेंगे, ये यूरोप को तरजीह अब नहीं देंगे लेने के लिए। ये कोशिश करेंगे चाइना से पकड़े और ममालिक है, इंडिया से बड़ी मार्केट इनको है, पाकिस्तान से भी है, मगर पाकिस्तान पे क्योंकि आपने वहां से हिसाब लगा ले कि इंडिया को रेड लिस्ट से कब निकाला और पाकिस्तान को कब निकाला, तो कहां पे इनको ज्यादा फायदे हैं, कहां पे ज्यादा इनके जो बिजनेसमैन है वो काम कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखें नाजरीन के कारोबार का बड़ा असर होता है। कारोबार के जरिए जो ममालिक आपस में मिलते हैं उनको ये होता है कि कोई छोटा मोटा या कोई बड़े बड़े भी, अब कोरोना कोई छोटी मोटी बीमारी तो नहीं थी, फैली इंडिया से थी और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में वैसे ही 2-3 महीने ज्यादा खींचा, वोटरों ने पैसे बनाए जो भी, मगर अगर पाकिस्तान के साथ इनके तजारती तल्लुकात अच्छे होते, बेहतर होते, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को शायद रेड लिस्ट में डाल दी और जिस तरह इंडिया के साथ एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मैं इसमें इंडिया की बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तान में जो ताजर बरादरी है उन्हें ईमानदारी का सबूत देना चाहिए, ईमानदारी के साथ यूरोप के साथ कम से कम अपने कारोबार करने चाहिए, उससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचता है। इमरान खान की बात आप कर लेते हैं तो इमरान खान भागदौड़ तो बड़ी बेचारा कर रहा है, मगर
3 साल गुजर गए, लोग खुश नहीं उससे। महंगाई की वजह से आपको लोगों को बताना कि पूरी दुनिया में चीजें महंगी हो रही हैं। अब एक आम आदमी को तो ये दिलचस्पी नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसको तो ये दिलचस्पी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अगर डॉलर आप देखें और पाउंड देखें, यूरो देखें, उनकी कीमतें कहाँ पे गई हैं, और इसी वजह से कि महंगाई हो गई जी इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो हर पेट्रोल महंगा है, खाने पीने की चीजें पाकिस्तान में भी होती हैं, मगर उसके बावजूद आप देख लें कि प्राइस कहाँ पे गई है। क्योंकि जो भी चीज ज़ाहिर है, आपने किसी जगह दूसरी जगह लेके जानी है तो पेट्रोल तो लगना ही लगना ना। जब वो महंगा होगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाएगा। और होता ये है कि फिर मियाना रवि के साथ किराए नहीं बढ़ाए जाते, फिर ऐसे ही चलो जी जितना जिसका दा लगता है वो लगाते रहते। ये कुछ मैंने आपको न्यूज बता दी कि चंद एक ये चल रहा है दुनिया में। कल फिर 9 टीवी इंटरनेशनल पर नया प्रोग्राम लेके मैं आऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।